वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो तक मैंने आपको इसके बेसिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फिफ्थ ए। सिक्स अभी नहीं करना है, ठीक है। आगे हम करेंगे सेवंथ से। लेकिन अब मैं साथ में आपको अकाउंटिंग सिखा देता हूं, क्योंकि आप सेवंथ से जो क्वेश्चन है उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आएगा और साथ में अकाउंटिंग भी होगी। तो अकाउंटिंग के लिए आप एंट्रीज लिख लेंगे। दो पार्टी रहेगी अपने इसमें। एक रहेगा हायर परचेजर, तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ठीक है। ट्रांजेक्शन इन दो पार्टी। आपको डबल रोल करना है। आप परचेजर भी हो सकते हो या आप वेंडर भी हो सकते हो। क्वेश्चन में जैसा लिखा होगा वैसा करना होगा। मान लो आप परचेजर हैं, आप किसी से हायर परचेज सिस्टम पर कोई गुड्स परचेज करके लाए। बाइक आपने फाइनेंस करवाई। हायर परचेज मतलब मैंने कहा फाइनेंस ही है, आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करोगे। तो आप थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट करके और असेट ले आए। तो पहली एंट्री क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल एंट्री है, 4-5 एंट्री से ज्यादा कुछ एंट्री नहीं है और वही रिपीट होगी हर बार। तो पहले दिन फर्स्ट डे डिलीवरी के टाइम पर एंट्री होगी डेबिट व्हाट कम से, जो आता है। अगर वो गुड्स आ रहा है तो आप गुड्स अकाउंट डेबिट कर दो। अगर असेट है आपके लिए तो असेट्स अकाउंट डेबिट। तो मैक्सिमम केस में परचेजर की बुक्स में वो असेट ही होती है, क्योंकि कोई बड़ा ट्रांजेक्शन, बड़ी मशीनरी या कुछ बड़े आइटम खरीदता है तभी तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है। इसलिए वो क्या लिखेगा यहां पर? असेट्स अकाउंट डेबिटेड, असेट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है। और कौन सी प्राइस पर लिखना है? कैश प्राइस पर लिखना है। कौन सी प्राइस पर? कैश प्राइस मेथड से कर रहे हैं हम। दो मेथड होती है, कैश प्राइस और एक इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस से कोई क्वेश्चन आते ही नहीं कभी भी, बट फिर भी मैंने रखे हैं नोट्स में, लास्ट में करवाऊंगा। अभी सारे क्वेश्चन हम करेंगे कैश प्राइस से, क्योंकि रियली भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 भी लगभग यही कहता है कि कैश प्राइस से होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा पेमेंट लेते हैं वो तो इंटरेस्ट होता है, वो फाइनेंस चार्जेस है, वो गुड्स के कारण या उस असेट की वैल्यू नहीं है वो। इसलिए यहां असेट की एक्चुअल वैल्यू तो कैश प्राइस ही होती है। तो असेट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर्स अकाउंट। क्या लिख लेंगे? हायर वेंडर्स अकाउंट। क्रेडिट है ना, उधारी है, तो ये अपनी बुक्स में उसका अकाउंट खोल लेगा, हायर वेंडर अकाउंट। और हायर वेंडर अपनी बुक्स में किसका खोलेगा? हायर परचेजर्स अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री ये होगी। नरेशन आप लिखें तो ये लिख सकते हैं कि बीइंग असेट्स परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक, पहले दिन ये एंट्री होगी। फिर सपोज ये 1 जनवरी को एंट्री होगी। 1 जनवरी की दिन एक एंट्री और होगी डाउन पेमेंट की। आपने डाउन पेमेंट दिया तो डेबिट द रिसीवर, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कैश। ठीक है। ये किस चीज की एंट्री होगी? ये होगा डाउन पेमेंट, बीइंग डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। नरेशन होगी इसकी। ये दो एंट्री फर्स्ट डे होगी आपकी। अब आप इसके बाद बीच में कुछ होगी नहीं, सीधे आप आ जाएंगे 31 दिसंबर को। अगर ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो दिसंबर पे आ जाना, मंथली हुई तो मंथ एंड 31 जनवरी, क्वार्टरली हुई तो जनवरी, फरवरी, मार्च 31 मार्च को आ जाना। जो भी आपका हाफ ईयर, मंथली, ईयरली, जैसे भी इंस्टॉलमेंट हो तो ड्यू डेट पर आना है। कहा आना है? ड्यू डेट। उस ड्यू डेट पर आपको इंटरेस्ट अक्रूड करने की एंट्री करना है, क्योंकि आप सामने वाला आपसे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी लेगा और प्रिंसिपल भी लेगा। आपने प्रिंसिपल की एंट्री तो कर ली, कैश प्राइस, इंटरेस्ट। तो आप ये सोचना, हायर परचेजर हो आप तो आपको इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है या इनकम है? आपके लिए एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर्स अकाउंट। ये क्या हुआ? बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू वेंडर।
तो वेंडर को हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी देना, ये भी क्रेडिट है, उसमें से थोड़ा सा डाउन पेमेंट दे दिया था हमने, बाकी बचा हुआ देना है, और इंटरेस्ट और ड्यू हो गया तो इंटरेस्ट भी देना है, इसलिए इंटरेस्ट लायबिलिटी होता है इसलिए क्रेडिट किया। अभी सिर्फ ड्यू किया है, पेमेंट नहीं, तो ड्यू करेंगे यानी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंडिचर है तो डेबिट होगा। फिर इसी दिन आप इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, पे करोगे तो अगेन वही डेबिट द रिसीवर और टू बैंक। अब कैश मत लिखना क्योंकि जनरली इंस्टॉलमेंट चेक से ही पेमेंट होती है, ठीक है। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो गया। नरेशन ये है कि बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, बीइंग सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड, बीइंग थर्ड इंस्टॉलमेंट पेड। अब ये दो एंट्री जो है, ये चार एंट्री हो गई आपकी। एक और बताता हूं, अगर ये असेट है तो डेफिनेटली इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट, टू असेट अकाउंट। और फिर ये दो नॉमिनल नेचर के जो अकाउंट है आपके, कौन कौन से, एक इंटरेस्ट और एक डेप्रिसिएशन, इन दोनों को आप कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लास्ट एंट्री में P&L अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये दोनों आप कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। 1 2 3 4 एंट्री खास तौर से, पांचवी क्वेश्चन में अगर हो डेप्रिसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ठीक। और ये एंट्री, अब आप बताओ ये 1 साल का काम हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर फिर ये दो एंट्री थोड़ी ना होगी, असेट तो एक बार खरीदी, डाउन पेमेंट भी एक बार हुआ, अब हर बार सिर्फ ये दो एंट्री खास तौर से आपको करना रहेगी। एक ये इंटरेस्ट ड्यू, अगेन 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर ये एंट्री करोगे इंटरेस्ट ड्यू, और फिर इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, डेप्रिसिएशन हुआ तो वो लगाओगे और P&L में ट्रांसफर। तो ये चार एंट्री हर बार होगी, क्वेश्चन 2 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, जितने भी साल का हो, बस इतनी इजी अकाउंटिंग। जर्नल एंट्री आए तो ये, और लेजर पोस्टिंग अगर आती है तो दो मेन अकाउंट बनेंगे, आप ध्यान से देखो। सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन वेंडर 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 में हुआ है, तो इन द बुक्स ऑफ परचेजर हायर वेंडर अकाउंट बताऊंगा मैं, और एक असेट अकाउंट बताऊंगा, असेट्स फॉर डेप्रिसिएशन। बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ कंपनी में ये थोड़ा ट्रांजेक्शन हुए होंगे, और भी हुए होंगे। सेम ऐसा ही इस तरफ आते हैं वेंडर के बुक्स में। अब आप सेलर बन जाओ थोड़ी देर के लिए, तो जब सेलर बन जाओगे आप, तो सेलर के केस में क्या होगा, इसके अपोजिट एंट्री, मिरर इमेज। वेंडर परचेजर को गुड्स बेचता है, अब इसके लिए गुड्स है वो, क्योंकि ये डीलिंग करता है उसमें, और आपके लिए असेट थी, गुड्स बेचता है, तो क्रेडिट सेल हो गया ना इसके लिए, तो एक तरीके से। तो अगर ये परचेजर को गुड्स बेचता है तो क्या एंट्री होना चाहिए, वही अपने हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। सेल्स का नाम हम लिख देंगे हायर सेल्स, क्योंकि हो सकता है ये अपने दुकान पे दोनों तरह की सेल करता हो, नॉर्मल सेल जो होती है वो भी, और हायर सेल्स भी। तो इसलिए ये आइडेंटिफाई अलग से हो जाए, वो अलग से आइडेंटिफाई हो जाए, यानी जो बहुत से कस्टमर उसके पास नगद वाले भी आते होंगे, तो उनके लिए वो हायर परचेज अकाउंट थोड़ी ना खोलता होगा, तुरंत देता, तो वो नॉर्मल सेल है, और ये वाली जो है हायर सेल है। तो ये नॉर्मल सेल्स की एंट्री नहीं करते थे, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, वही तो ये डेटर हुआ, इसकी बुक्स में क्या हुआ, डेटर। फिर वही डाउन पेमेंट की एंट्री। अब आपको डाउन पेमेंट मिलेगा, यानी कैश या बैंक पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन टू हायर परचेजर्स अकाउंट, ये डाउन पेमेंट की एंट्री हो गई, ये कैश प्राइस की एंट्री हो गई। सेम फिर इंटरेस्ट, अब आपके लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो आप इंटरेस्ट को क्रेडिट करोगे, गलत होने का तो सवाल ही नहीं, आप इससे चलोगे तो मालूम पड़ जाएगा। अगर इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो डेबिट किसको करूंगा मैं, हायर परचेजर्स अकाउंट, ड्यू किया ना इंटरेस्ट, तो एक ये ड्यू हो गया, हमें उससे प्रिंसिपल अमाउंट भी लेना है और इंटरेस्ट भी लेना है, तो वो हमारा डेटर हो गया दो चीजों के लिए। अब वो इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तो हमारे पास चेक आएगा,
और टू हायर परचेजर्स अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ये इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। डेप्रिसिएशन की एंट्री हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके लिए वो असेट थोड़ी ना थी, और वैसे भी असेट भी होती मान लो तो बेच दी तो अब डेप्रिसिएशन किस बात का। और अब इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, तो इस इंटरेस्ट अकाउंट को ये क्लोज कर देगा कहां ले जाके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप देख लो बिल्कुल इजी एंट्री है, और ये सारी एंट्री मैंने आपको फर्स्ट पेज पर दे रखी है, देखो आप, इन द बुक्स ऑफ परचेजर भी और सेकंड पेज पे इन द बुक्स ऑफ वेंडर भी। कोई रटने की जरूरत नहीं, बहुत ही ज्यादा सिंपल एंट्री है। और जब लेजर पोस्टिंग कराऊंगा तो इसके बुक्स में वेंडर अकाउंट और वेंडर के बुक्स में परचेजर, ये दो मेन अकाउंट क्रॉस जो रहेंगे सबसे IMPA रहेंगे, क्योंकि इनका पूरे साल भर, बल्कि ये कहूं कि जितनी भी मंथली इंस्टॉलमेंट है या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, 2 साल 4 साल का क्वेश्चन है, तब तक इन दोनों का आपस में लेन देन चलता रहेगा। तो ये दो अकाउंट मेन रहेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए आप अपने नोट्स में, ऑन 1 जनवरी 2006, यहां से देखें आप, यही सारे एंट्री में उसमें करके बताता हूं, लेजर पोस्टिंग भी बताता हूं आपको। तो हम आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर, मतलब मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके। मैंने आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट समझा दिया, अकाउंटिंग वाला पार्ट समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 नोट्स का, ऑन 1 जनवरी 2006 अमर कंप्यूटर परचेज अ प्रिंटिंग मशीन on hire purchase system basis, payment to be made on 20,000 on the said date. 20,000 on the said date, it means it is down payment. Balance in 3 half yearly installment. Half yearly installment of 16,000, 15,500, 6,600 commencing from 30 June 2006, यानी इसी साल जनवरी में खरीदा और 30 जून को पहले इंस्टॉलमेंट हाफ ईयर, तो फिर अगली 31 दिसंबर को आएगी, फिर अगली 30 जून को, इस तरीके से। द वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, तो हाफ ईयरली के केस में हम इंटरेस्ट को आधा कर देंगे, 10% की हम 5%, ये 10% पर एनम है, आधा कर देंगे तो 5% पर 6 मंथ हो जाएगा ना। ये क्या करें, calculate on half yearly basis. The vendor closed their books on 31st December, यानी ईयर है आपका कैलेंडर ईयर, जनवरी टू दिसंबर वाला। Determine the cash price of machine and show the necessary ledger accounts in the books of hire purchase vendor. तो अब हमें लेजर अकाउंट्स पूछे हैं पहली बात, और कैश प्राइस कैलकुलेट करने का कहा है, नहीं कहा होता तो आप कैसे पहचानते? तो मैंने आपको हमेशा कहा 3 चीज जरूर ढूंढा करो। नंबर 1 कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट अमाउंट। इंस्टॉलमेंट अमाउंट मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिल गई, कैश प्राइस गायब थी। हो सकता है आपके माइंड में यह आए कि सर एक काम करते हैं, ये जितने भी पेमेंट है 20,000 डाउन पेमेंट दिया, फिर 16,000 दिए, 15,500 दिए, 6,600 सब जोड़ लेते हैं। तो मैंने कहा आपसे कि इन सब का टोटल लगाओगे तो ये प्राइस कैश प्राइस हो या हायर परचेस, आपको कैसे पता लगेगा? अगर क्वेश्चन में अदरवाइज कुछ और नहीं लिखा है तो हम हमेशा ये इंस्टॉलमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और अगर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो ये कैश प्राइस नहीं हो सकती। ये कौन सी है? हायर परचेस प्राइस। स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि इंस्टॉलमेंट 16,000, 15,500, 6,600 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो फिर हम इन सबको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट आएगा, तो फिर वो कैश प्राइस वाला पार्ट हो जाएगा। फिर अलग से हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैश प्राइस डायरेक्ट आ जाएगी। बट जब जब आपको क्लियर ना हो तो आप हमेशा इंस्टॉलमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट मानोगे, ठीक है? तो अब यहां कैश प्राइस की कमी है। कैश प्राइस कैलकुलेट करने के 2 रास्ते मैंने आपको बताया, एक बैक कैलकुलेशन और एक डिस्काउंटेड वैल्यू मेथड। आप चाहे तो इस क्वेश्चन में 5% के फैक्टर निकाल सकते हैं, मैंने आपको तरीका बताया था। 1 डिवाइड बाय 1.05, एक बार प्रेस करेंगे, दूसरी बार प्रेस करेंगे, तीसरी बार प्रेस करेंगे, 3 बार, 3 इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिस्काउंटिंग आ जाएगा, उसका हम 16,000 से इंटू कर देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। दूसरी बार आप प्रेस करेंगे, उसका जो आएगा 15,500 से इंटू कर देंगे। तीसरा आएगा 6,600 से इंटू कर देना, और डाउन पेमेंट का तो कोई इंटू करने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे आपके 4 फिगर आ जाएंगे, ठीक है?
तो डिस्काउंटेड से करना है अगर है तो डाउन पेमेंट पूरा लिख लो 16,000, 15,500 इसको फर्स्ट ईयर के फैक्टर से, इसको सेकंड ईयर के फैक्टर से, इसको थर्ड ईयर के फैक्टर से इनटू कर दो, ये आ जाएगी कैश प्राइस आपकी। उससे भी सही आएगा आंसर। लेकिन कैश प्राइस आने के बाद भी इंटरेस्ट कहां आया, तो इंटरेस्ट के लिए फिर आपको टेबल बनाना पड़ेगी। और अगर आप टेबल बनाना इजी समझते हो तो उससे कर लेना, ठीक है। मैं आपको बैक कैलकुलेशन से समझा देता हूं, बैक कैलकुलेशन मेथड से। इससे आपको बैक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक बार। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। इस टेबल में ये रहता है, ये वाला कॉलम कैश प्राइस का रहता है, ये इंटरेस्ट का कॉलम रहता है, ये इंस्टॉलमेंट का कॉलम रहता है। कैश प्राइस पता नहीं क्या आएगी, बट ये पता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास डाउन पेमेंट जरूर है। डीपी है हमारे पास कितने हजार का, 20,000 का, ठीक है। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब बैक कैलकुलेशन में उल्टा चलते हैं। तो जिन लोगों को बैक कैलकुलेशन उधर समझ में नहीं आई थी, एक बार और समझ ले, क्योंकि मैंने आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिए थे। तो यहां पर आप बैक कैलकुलेशन से आएंगे। 6,600 आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट है, तीसरी इंस्टॉलमेंट आपने कितनी, 6,600। ये हाफ ईयरली, इसलिए रेट को मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया। नीचे प्लस क्यों करते हैं, तो मैंने कहा था ये अमाउंट जो है ये इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इसमें 100 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट भी है और 5 रुपए का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। और मैंने हमेशा आपको कहा तो सिमिलर आइटम डिवाइड करो और आपको जो कैलकुलेट करना है उससे इंटू करो। इंटू करने के बाद आपका फिगर आएगा 340। 6,600 माइनस 314 अगर हम करते हैं तो 6286 ये फिगर हो जाएगा। ऊपर क्या करना है, बैक कैलकुलेशन में सेकंड पर जब आते हैं तो सेकंड में मैंने कहा था इंस्टॉलमेंट लो आप, सेकंड नंबर 15,500 की इंस्टॉलमेंट है, प्लस इसकी कैश प्राइस दो और इस पर 5/105 करो, तो ये आपका कैलकुलेशन आ जाएगा 1037। अब आपके 15,500 में से ये 1,037 रुपए माइनस कर देते हैं तो आ जाते हैं आपके 14463। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ओर आते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16,000 की है, प्लस उसमें पिछले दोनों के कैश प्राइस ऐड करते जाओ इंटू 5/105। तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया 1,750 रुपए। 16,000 की इंस्टॉलमेंट में 1,750 रुपए का इंटरेस्ट लिया तो कैश प्राइस वाला पार्ट बचा 14,250। 14,250 इस तरीके से आपकी कैश प्राइस आ जाएगी। हर इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट अलग हो गया, कैश प्राइस अलग हो गई, दोनों स्प्लिट कर दिया हमने। टोटल लगा लो आप, टोटल लगाओगे, टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ जाएगा आपका 54,999। अगर ऐसा फिगर आए तो आप क्या करना है, ऐसे फिगर को कैश प्राइस मत करना, जब ऐसा फिगर आए तो उसको राउंडेड ऑफ कर लो, 55,000 कर लो आप। इसको 1 रुपए का डिफरेंस कहीं भी एडजस्ट कर देते हैं। इसको हम 7 कर लेते हैं, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। तो 55,000 ये आपकी कैश प्राइस है, ध्यान रखना, विथ डाउन पेमेंट। तो इस टेबल में क्या हुआ, बैक कैलकुलेशन में कैश प्राइस भी आ गई और इंटरेस्ट भी आ गया। अब डबल से को टेबल नहीं बनाना, और डिस्काउंटेड से करोगे तो कैश प्राइस आ जाएगी, बराबर यही आएगी आपकी। पाइन के कारण थोड़ा फर्क आएगा तो उसको राउंडेड ऑफ कर लेना, फिर वापस टेबल बनाना पड़ेगा। अब ये 55,000 यहां लिखेंगे जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, माइनस डाउन पेमेंट, बचेंगे 35,000। 35,000 पे 5% इंटरेस्ट, फिर जो बचेगा उस पर 5% इंटरेस्ट, ऐसे 3 बार करना पड़ेगा। तो मेहनत वहां पर भी उतनी ही, ठीक। अब फटाफट से अकाउंटिंग पर आ जाएगा। वैसे पूछा आपसे इन द बुक्स ऑफ वेंडर है, बट मैं आपको इन द बुक्स ऑफ परचेजर बता रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में इन द बुक्स ऑफ परचेजर आता है। हालांकि हम वेंडर की बुक्स में भी बनाएंगे। तो इन द बुक्स ऑफ वेंडर मैंने कहा इसका जस्ट सपोजिट रहता है, उल्टा रहता है। जो चीज यहाँ डेबिट आएगी वो वहां क्रेडिट आएगी, जो यहाँ क्रेडिट होगा वो वहां डेबिट होगा। तो वो होमवर्क रहेगा, उसकी जर्नल एंट्री भी मैं आपको समझा चुका हूं। मैं बताता हूं आपको इन द बुक्स ऑफ परचेजर। सपोज ये परचेजर की बुक्स में, तो परचेजर अपने बुक्स में किसका अकाउंट बनाएगा, वेंडर का। तो परचेजर की बुक्स में वेंडर यानी हमारे लिए लायबिलिटी है या असेट है।
यानी ये हमारे लिए क्रेडिटर है या डेटर है, आप इतना सा सोच लोगे। अगर आप फर्स्ट एंट्री सही कर दोगे पूरा क्वेश्चन सही जाएगा, गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। तो आप खरीद के लाए हो उधारी में, तो आपके लिए लायबिलिटी होगी ना, क्या हुई है, लायबिलिटी है। तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगी, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, पहली बात तो ये। स्टार्टिंग अगर आपने सही की तो पूरा क्वेश्चन सही जाएगा। या ऐसा समझ ले कि फर्स्ट एंट्री अगर आपने सही की, फर्स्ट एंट्री बस एक एंट्री, तो सब सही होगा। आप परचेजर हो, आप पहले एंट्री क्या करोगे, असेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, तो असेट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और वेंडर अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा, बाय असेट्स अकाउंट। असेट का नाम दिया हो ट्रैक्टर या कुछ भी, जैसे इस क्वेश्चन में मशीन दिया है नाम, तो मैं चाहूं तो मशीन अकाउंट लिख सकता हूं। यहां पे क्या लिख देंगे हम, मशीन अकाउंट। और हमेशा एंट्री किससे करोगे, कैश प्राइस से। कैश प्राइस हमने कैलकुलेट की 55,000। जनरल एंट्री से भी समझते हैं ना, फर्स्ट एंट्री हो गई असेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। एक अकाउंट और अगर मैं बनाता हूं इसके नीचे, तो मशीन अकाउंट के इसमें क्या जाएगा, डेबिट साइड। उस अकाउंट में सिर्फ क्या लगेगा, डेप्रेशन लगाना है बस आपको, डेप्रेशन बैलेंस, डेप्रेशन बैलेंस, ऐसे जितने साल का है, 2 साल 3 साल 4 साल का, तो अकाउंट बड़ा इजी होता है, ये मेन समझना है। अब इसी दिन एक काम और होता है, हमेशा याद रखोगे, और वो होता है डाउन पेमेंट, डीपी दी। कितना 1000 रुपए का डाउन पेमेंट दिया, 20। इसकी जरा एंट्री क्या हो गई, डेबिट द रिसीवर। ये पर्सनल अकाउंट है, ये जब भी रिसीवर होगा तो ये डेबिट डेबिट होगा, और जब ये गिवर होगा तो क्रेडिट। अभी इसने हमको मशीन दी तो ये गिवर था, इसलिए क्रेडिट। अब हम जब इसको पैसे देंगे तो ये डेबिट। स्टार्टिंग सही करोगे, गलत तो होगा ही नहीं। अकाउंटिंग बहुत इजी है इस चैप्टर में। और वैसे भी आप सोचो, जब इस तरफ ये लिखा है मैंने 55, तो पैसे दूंगा तो ये अमाउंट कम होगा ना कि बढ़ेगा, तो आप 20 इधर तो लिखोगे ही ना, 20 इधर लिखने से और बढ़ जाएगा। तो वैसे समझ जाओ लायबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे। फर्स्ट डे 2 एंट्री बताई थी। फिर अभी मैंने इसको क्लोज करना नहीं बताया था, मैंने बताया था आप आ जाना ड्यू डेट पर। ड्यू डेट इस क्वेश्चन में 30 जून, क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है इसलिए जून पर आना पड़ेगा, वरना दिसंबर पर आते। बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट क्यों, अगेन क्या एंट्री हुई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट। इससे लायबिलिटी बढ़ जाएगी, हमें ब्याज भी देना है, कैश प्राइस तो देना ही है और इंटरेस्ट भी देना है, तो इंटरेस्ट हमेशा इस तरफ क्रेडिट 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 में आएगा और पेमेंट हमेशा उस तरफ आएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना था आपका, 1750 रुपए का इंटरेस्ट था। इसी दिन एक काम और क्या करना है, 4 एंट्री बताई थी मैंने, आप जनरल एंट्री एक बार खोल के देख लेना। फर्स्ट असेट्स की एंट्री, दूसरी डाउन पेमेंट की एंट्री, तीसरा इंटरेस्ट ड्यू, और इंटरेस्ट ड्यू जब जब होगा साथ में क्या चलेगा, पेमेंट। पेमेंट उन्होंने आपको हाफ ईयरली ही बोला है, देखो आप ध्यान से, कमेंसिंग फ्रॉम 30 जून, इसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। अगर 1 जुलाई का बोलते तो फिर मैं 1 जुलाई लिख देता, ठीक है। तो यहां हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट में हमेशा बैंक वर्ड लिखा करो, ब्रैकेट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 16,000 रुपए की, ये आपने लिख दी। अब आपका आ जाएगा, अच्छा अभी बैलेंसिंग नहीं करना है क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, बैलेंसिंग हमेशा ईयर एंड पे होती है। तो इस बार क्वेश्चन में टू बैलेंस अभी नहीं आएगा। अभी वापस हम आ जाते हैं 31 दिसंबर को, बाय इंटरेस्ट। अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट था 1037, और इसी दिन पेमेंट भी कर देते हैं 31 दिसंबर के दिन टू बैंक। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है इसलिए 15,500, और बाकी बचा हुआ बैलेंस। अब बैलेंसिंग कर सकते हैं क्योंकि अब ईयर एंड हो चुका है। और अगर यहां पेमेंट फ्रॉम नेक्स्ट डे होता, यानी 1 जुलाई, तो यहां 1 जुलाई को करता, तो फिर ये वाला पेमेंट मुझे 1 जनवरी को करना पड़ेगा, ध्यान रखना। फिर ये पेमेंट मैं 31 दिसंबर को नहीं कर पाऊंगा। 1 जनवरी अगर लिखा होता नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे, तो फिर ये टू बैंक नहीं आ सकता था। फिर ये टू बैंक कब लिखता मैं, 1 जनवरी। 1 जनवरी तो नया साल आया था, तो मैं पहले पूरा बैलेंस निकाल देता, इसको छोड़ के बैलेंस निकाल देता, उस बैलेंस को मैं आगे ले जाता, वो पूरा बैलेंस 1 जनवरी को आगे आता, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर 1 जनवरी को ही उसको पेमेंट करता है 15,500 यहां। तो एक दिन में इतना सा फर्क आ जाएगा, ध्यान रख लेना।
इंटरेस्ट तो यही ड्यू होगा, इंटरेस्ट 1 तारीख को ड्यू नहीं होता है, इंटरेस्ट तो सेम ड्यू, क्योंकि इंटरेस्ट तो टाइम वाइज चलता है ना, पीरियोडिसिटी का इस ईयर का इंटरेस्ट इसी ईयर में चार्ज होगा, तो इंटरेस्ट तो ड्यू होगा, बट पेमेंट आपको 1 तारीख को अगर होगा तो इस पेमेंट को फंसका के आपको यहां लाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात। फिर यहां इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर इस ईयर का पेमेंट यहां नहीं होगा, इस ईयर का पेमेंट अगले साल होगा, फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर उस ईयर का पेमेंट उस ईयर नहीं अगले साल होगा। ऐसा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा 8th एंड 9th में। वहां 1 तारीख दे दी उन्होंने, 1 अप्रैल को पेमेंट, तो 31 मार्च को आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा। 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू करोगे, लेकिन 31 मार्च को पेमेंट नहीं करोगे, 31 मार्च को बैलेंस निकालोगे, उस बैलेंस को आगे लाओगे, फिर 1 अप्रैल के दिन यहां पेमेंट करोगे, फिर इंटरेस्ट, फिर इस सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 3rd ईयर में, तो फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट 2nd ईयर में, 2nd ईयर की इंस्टॉलमेंट 3rd ईयर में, ऐसे पेमेंट होगा। 1 दिन के कारण इतना फर्क आ जाएगा। फिलहाल यहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपका पूरा हुआ। अब इसके बाद आपका बैलेंसिंग फिगर कितना बचता है ये कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो 55,17501037, ये हो गया आपका 57787, ठीक है। लेस कर देते हैं उसमें से 20,000, 16,000 एंड 15,500, तो 6287, 6287। अब 30 जून हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो इस बात का ध्यान रखना, इंटरेस्ट अकाउंट है। अब तो 3rd इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हो जाएगा 313 रुपए, और अब हम इसी दिन 30 जून को यहां पेमेंट कर देंगे टू बैंक। ये 3rd इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया आपका 6,600। अब ध्यान से देखो, जब अकाउंट ही क्लोज हो गया तो 31 दिसंबर तक ले जाने की जरूरत ही क्या है, तो ये आपका अकाउंट यहां पर क्लोज हो जाएगा। 3 इंस्टॉलमेंट थी, 1st, 2nd, 3rd, 1st, 2nd। क्वार्टरली हो तो 4 बार करना पड़ेगा, हाफ ईयरली 2 बार करना पड़ेगा, ईयरली होता तो 1 बार इंटरेस्ट ड्यू होता साल भर में, ठीक है। इंस्टॉलमेंट भी जनरली इंस्टॉलमेंट साथ में ही चलती है, लेकिन वो जो 8th और 9th क्वेश्चन है एक्सेप्शनल है, जिसमें आपकी इंस्टॉलमेंट 1 दिन आगे बढ़ा दी। तो 1 दिन आगे बढ़ाने से क्या होगा, मैं फिर बोल रहा हूं कि यहां फिर मैं ये नहीं लिखता, मैं ये और ये मिला के यहाँ 21,000 समथिंग बैलेंस आता, मैं यहां लिखता, फिर उसमें से 15,500 1 जनवरी के दिन यहां पेमेंट कर देता, बस इतना। यानी ये इतना सा खिसका देना बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और ये वाले इंस्टॉलमेंट यहाँ इंटरेस्ट ड्यू होता, लेकिन ये वाले इंस्टॉलमेंट यहाँ पे नहीं होती। मान लो ये 1 अप्रैल होता, तो 1 अप्रैल नीचे आ जाता। तो अगर ईयरली इंस्टॉलमेंट है और ईयरली में 1 तारीख के दिन ड्यू होती है इंस्टॉलमेंट, तो इंटरेस्ट लगाना ईयरली, बट पेमेंट 1 दिन बाद कर देना, ठीक है। फर्स्ट ईयर का 2nd में, 2nd ईयर का 3rd ईयर में। ऐसा सिर्फ आपको खास तौर से ईयरली वाले क्वेश्चन में आ सकती है प्रॉब्लम। और वहां पर भी अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा 1 तारीख का, तो सेम डे ड्यू होता है और सेम डे पेमेंट हो जाता है। एक और अकाउंट मान लो बनाना होता है मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट यहां क्या हो जाता है 1 जनवरी के दिन, डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, कितने 55,000। 31 दिसंबर को क्या करते हैं आप, इस पे डेप्रिसिएशन लगाते और बाकी बचा हुआ बैलेंस। बस ये सिलसिला आपका आगे चलता रहता। तो डेप्रिसिएशन कभी भी इंस्टॉलमेंट में नहीं लगता कि हाफ ईयरली लगे, तो वो हाफ ईयरली हो तो भी डेप्रिसिएशन तो ईयरली लगेगा, ठीक है। क्लियर है बात, बहुत ही इजी चैप्टर है। यहां मतलब जो क्वेश्चन सिंपल बेसिक क्वेश्चन रहेंगे उसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। थोड़ी सी प्रॉब्लम वहां आएगी जहां पर डिफॉल्ट होगा, बीच में सामने वाला इंस्टॉलमेंट नहीं देगा और वेंडर आपका गुड्स रिपर्चेस कर लेगा, तब थोड़ा सा सोचना है। बस वो एक टिपिकल पॉइंट है, उसके अलावा चैप्टर में कुछ खास बात नहीं है। अब आप इसका होमवर्क ये लिखेंगे कि इसका अपोजिट एंट्री यानी इन द बुक्स ऑफ वेंडर परचेजर अकाउंट बनाएंगे। तो अब आपका रोल वेंडर का रहेगा। जब आप वेंडर हो तो परचेजर आपके लिए क्या डेटर है, तो किधर से स्टार्ट होगा, डेबिट साइड से, तो जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी। ये पूरा मिरर इमेज, वहां मशीनरी अकाउंट नहीं बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये 2 आप होमवर्क करें, है ना। फिर हम आगे की बात करते हैं। और कोई डाउट अगर आता है तो आप व्हाट्सएप से मुझे पूछ लेना। वैसे क्वेश्चन सेम है, और कैश प्राइस अगर ना दी हो तो या तो बैक कैलकुलेशन लगाना तो भी सही रहेगा, और अगर आप डिस्काउंटेड लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आगे हम चलेंगे अब बड़े क्वेश्चन की ओर। तब तक आप इतना होमवर्क कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।